तो 28 नवंबर का जो न्यूज़पेपर है वो डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। तो सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू यूनाइटेड किंगडम क्रिएट्स न्यू डिजिटल रेगुलेटर टू इम्पोज कोड ऑफ कंडक्ट ऑन टेक जायंट्स। तो टेक जायंट्स कौन है? जिन्होंने मार्केट को बिल्कुल, चाहे वो डिजिटल मार्केट हो या फिर दूसरे और कोई भी मार्केट हो, तो उसको डोमिनेट करके रखा हुआ है, जैसे फेसबुक और गूगल है। तो अब ये क्या करेगी, जो यूनिट यहाँ पे जो इनकी स्टार्ट हो गई न्यू यूनिट जो अप्रैल 2021 से काम करेगी, तो ये इनको पावर देगी कि ये सस्पेंड भी कर सकते हैं और जो इनके जो ब्लॉक कर सकते हैं साइट्स को, और डिसीजन को रिवर्स भी कर सकते हैं ऑफ टेक जायंट। ठीक है, तो ये है, और विच विल सेट अप विद इन द कंपटीशंस एंड मार्केट अथॉरिटी CMA। ठीक है, तो ये मतलब लोगों को उनके जो डेटा है उसमें कंट्रोल रहे, काफ़ी सारी चॉइसेस उनको मिल सकती हैं, तो ये सब है। एथियोपिया प्राइम मिनिस्टर रिजेक्ट्स टॉक एज पीपल फ्ली टिग्रे कैपिटल इन फेयर ऑफ इमिनेंट अटैक। ठीक है, तो इथियोपिया के PM ने जो है बातचीत बंद कर दी है, मतलब रिजेक्ट कर दी है टिग्रे की कैपिटल में, क्योंकि यहाँ से जो है इमिनेंट अटैक भी हो सकते हैं। तो ये एक तरह से इथियोपिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसको 4 कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है, सीड, ठीक है, सोमालिया, इरित्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे ये अबी अहमद है। अबी अहमद इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इथियोपिया की कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। और इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। नोबेल पीस प्राइज़ इरित्रिया और इथियोपिया के बीच में जो सालों से जो डिस्प्यूट चल रहा था उसको रिजॉल्व करने के लिए था। ठीक है, और अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है ये विद इन इथियोपिया के अंदर ही चल रहा है। तो वहाँ पे एक तरह से जो पार्टी है, पार्टी TLPF, तो ये एक तरह से खिलाफ हो गई है वहाँ की आर्मी के, इथियोपियन आर्मी के। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो इलेक्शन प्रोसेस थी उनको भी कंडक्ट कराने से रोका था, और बहुत सारी बाकी भी चीज़ें हैं जिससे कि ये लोग नाराज़ हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अटैक भी कराए थे, सिविलियन की जाने गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम हुई है। तो ये है, और यहाँ से अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी सूडान, साउथ सूडान भी जा चुके हैं। ताइवान में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ईरान के जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे तो उनको शॉट किया गया, शॉट डेड। तो तेहरान, जो ईरान की कैपिटल है तेहरान, ठीक है, तो तेहरान ने ये बोला है कि इसमें इसराइल का रोल था, है ना, इसराइल का रोल है, इंडिकेशन है। तो ये टॉप साइंटिस्ट का नेम आप देख सकते हैं, मोहसेन फ़खरेज़ादा। ठीक है, तो मोहसेन ये हैं टॉप साइंटिस्ट। और ये बोला जा रहा है कि जो इजरायली जो स्पाई एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, जिसका नाम क्या है? मोसाद। ठीक है, मोसाद। तो इनके ये टॉप नंबर 1 टारगेट थे इसराइली स्पाइस एजेंसी के। तो इनको मतलब उसी टाइम किल किया गया, क्योंकि इसराइल को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे बाइडेन की जीत से, कि जैसे जैसे बाइडेन जीते हैं तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, वो मतलब इंटरेस्ट ले सकते हैं ईरान का जो न्यूक्लियर डील प्रोग्राम है उसको रिवाइव करने में, और जो रिकन्सिडर कर सकते हैं आउटगोइंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो हार्श अप्रोच रखी हुई थी तेहरान पे, तो उसको वो रिवाइव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। तो इस वजह से इन्होंने ये क्या किया है, द असैसिनेशन इज़ लाइकली टू इंक्रीज प्रेशर विद इन ईरान टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्स रिगार्डिंग एनी डील। तो ये चीज़ बोला गया कि अभी इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा टेंशन हो सकती हैं, इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन टू रेज टेंशन इन द रीजन एंड कॉम्प्लिकेट एफर्ट्स टू इम्प्रूव टाइज बिटवीन तेहरान और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, है ना। स्पेशली आपको पता है जैसे इसराइल है तो वो US के साथ रहता है, US, तो इन सब के साथ ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। द नेक्स्ट, इंडिया पुश फॉर जेंडर इक्विटी इन साइंस। तो जेंडर इक्विटी की बात की जा रही है साइंस में। तो फोकस ये रहेगा, जो न्यू साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है जो करेंटली ड्राफ्ट की गई है, किसके द्वारा? DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बोला गया है कि यहाँ पे अब जो होगा वुमेन का पार्टिसिपेशन की बात की जाएगी, और ये एक सिस्टम ऐसा लाएंगे कि सिस्टम एक ग्रेडिंग सिस्टम ही होगा, कि ग्रेड किस तरीके से करेंगे इंस्टीट्यूट को, कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा मतलब वुमेन्स का एनरोलमेंट उन इंस्टीट्यूट में है, तो उसके तहत उसको ग्रेड किया जाएगा। और जो एडवांसमेंट है ऑफ द कैरियर्स ऑफ वुमेन फैकल्टी और साइंटिस्ट, है ना, तो ये सब चीज़ें। अब ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से बोरो किया गया है? ये यूनाइटेड किंगडम से। तो यूनाइटेड किंगडम में एक प्रोग्राम था 2005 में चला था, कॉल्ड द एथेना स्वान। तो एथेना स्वान क्या है? स्वान मीन्स S फॉर साइंटिफिक, W फॉर वुमेन्स एंड A फॉर एकेडमिक एंड नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ से ये अडॉप्ट किया गया, विच इज़ नाउ बीइंग अडॉप्टेड बाय मैनी कंट्रीज, एंड DST भी ऐसा ही पायलट प्रोजेक्ट एक लॉन्च करेगा, विच द ब्रिटिश काउंसिल हैज़ हेल्प्ड इट डेवलप, है ना। तो ब्रिटिश काउंसिल उनको हेल्प भी कर रही है
एथेना स्वयं है क्या, ये चार्टर है एज एन एवोल्यूशन, ठीक है, एंड एक्रीडेशन प्रोग्राम इन द यूके इन्हांसिंग जेंडर इक्विटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टेम बोला जाता है ना, STEMM, स्टेम, S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स एंड M फॉर मेडिसिन। तो इसके लिए तो यहाँ पे जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो ये जो जेंडर इक्विटी पे जो डेटा है उसको एनालाइज करेंगे और एक एक्शन प्लान्स जो है उसको अप्रूवल देंगे, उसको डेवलप करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना। तो ये सारे जो हैं, मतलब इनको ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एक्रेडिशन मिलेगा, तो ये सब चीज़ें इसमें होंगी। हाउ वेल हैज़ इट वर्क, तो 2019 की अगर बात करें तो ये काफ़ी बेहतरीन इसने काम किया है। ये बोला है कि 78% सेड इट हैड इम्पैक्टेड इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी इशूज़ पॉजिटिवली एंड 78% नोटेड एट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। वाई डज इंडिया नीड सच ए प्रोग्राम, तो इंडिया की बात करें तो इट विल बी कॉल्ड गति, ठीक है। तो यहाँ पे इसको गति के नाम से जाना जाएगा। गति मीन्स G फॉर जेंडर, A फॉर एडवांसमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। और अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2018 में रिलीज़ की गई थी, तो 1 आउट ऑफ 149 कंट्री, 108, ठीक है, 108 आउट ऑफ 149 कंट्रीज़ हमारी रैंक थी। कितनी, 108वीं रैंक थी 149 कंट्रीज़ में से। एंड DST का जो फिगर है 2015-16 का, वो ये शेयर शो करता है कि शेयर ऑफ वुमेन जो साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट है, तो उसमें केवल 14.71% ही इन्वॉल्वमेंट था वुमेन का, ठीक है, 14.71%। एंड आफ्टर इट हैड एक्चुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 13% इन 2001, मतलब 2014-15 में फिर 29% हो गया वो, ठीक है, 29%। तो ये है। एंड वुमेन आर इधर नॉट प्रमोटेड और वेरी ऑफ्टन ड्रॉप आउट मिड कैरियर टू अटेंड टू देयर फैमिलीज, है ना। तो ये भी DST ने बोला है। चैलेंजेस इसमें ये कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे दिए गए हैं कि एक क्या करना है कि मतलब जो रेड टेपिज्म है ना, उनको ये करना पड़ेगा कि ये ना हो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। और जैसे जो IITs और NITs हैं, तो उनको जैसे गवर्नमेंट फंड करती है, दीज मीन्स दैट दीज इंस्टीट्यूशन डोंट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़, है ना। तो रिक्रूटमेंट और प्रमोशंस में मतलब इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो इन्होंने फिर DST ने किसके साथ टाइड किया है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल के साथ, UGC के अंतर्गत, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें बोली गई हैं। और 25 इंस्टीट्यूट विल बी शॉर्ट लिस्टेड टू कैरी आउट सेल्फ असेसमेंट ऑन जेंडर इक्विटी इन देयर डिपार्टमेंट। तो ये होगा गति विद एथेना स्वान एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन इन द UK, विद ईच इंस्टीट्यूट हेयर हैविंग अ पार्टनर इंस्टीट्यूट इन UK फॉर गाइडेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू कोस्टल सिक्योरिटी आफ्टर 26/11। तो 26/11 की जो 12वीं एनिवर्सरी थी, ठीक है, 26 नवंबर को, तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने काफ़ी बातें बोली। इन्होंने ये बोला कि अगर हम आज की इंडियन नेवी की बात करें, कोस्ट गार्ड और मैरिन पुलिस की बात करें, तो हमें 3 टियर जो सिक्योरिटी कवर है वो कोस्टल एरिया में पूरा मिलता है। और हमारी कंट्री में कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो मतलब नहीं हो सकती है ना, बी स्केप्ड फ्रॉम देयर लाइफ, टू इंश्योर दैट दीज 3 टियर्स वर्क इन इंटीग्रेटेड मैनर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए मतलब क्या बनाया गया था, IMAC, कि ये इंटीग्रेटेड मैनर में काम करे। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर जो सेटअप किया गया था 2014 में। तो यही इंपॉर्टेंट है, 2014 में ये सेटअप किया गया था, गुड़गांव बेस्ड है। एंड इट इज़ अ नोडल सेंटर फॉर मैरीन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन कोलेशन एंड डिसेमिनेशन। और ये जॉइंटली ऑपरेटेड होता है किसके द्वारा, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड द कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क फॉर मॉनिटरिंग मैरीटाइम ट्रैफिक इन इंडियाज़ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और ये क्या करता है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करता है जितने भी नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, और फिर एक कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। और जो थ्रेट्स हैं मैरीटाइम डोमेन की, वो मतलब उनका ट्रांजिशनल कैरेक्टर की हैं, तो ये सब उसके बारे में भी बताता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट IMAC ट्रैक्स ओनली नॉन मिलिट्री और कमर्शियल शिप्स, ठीक है, नोन एज वाइट शिपिंग। तो वाइट शिपिंग किसे बोलते हैं, जो नॉन मिलिट्री और जो कमर्शियल
शिप्स होती हैं, व्यापारिक शिप होती हैं या फिर गैर मिलिट्री शिप्स होती हैं, ठीक है। और जो मिलिट्री शिप्स होती हैं उनको कौन ट्रैक करता है, जिनको ग्रे हल शिप्स भी बोला जाता है, आर ट्रैक्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ऑपरेशंस, ठीक है, एज दिस इज़ ऑन द क्लासिफाइड नेटवर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। एंड अगर हम बात करें व्हाट डज IMAC लुक्स एट, ठीक है, तो IMAC ये फोकस करती है IOR रीजन पे, है ना, शिप्स पासिंग थ्रू जो जाती हैं IOR रीजन से। IOR रीजन की बात करें तो 5,500 नॉटिकल माइल्स का ये है, एंड इंक्लूड्स 35 कंट्री। इट इज़ द बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट विद 11,000 to 12,000 ships present in at any given time, ठीक है, और any given point. IMC can shift डाटा पॉइंट्स सच एज हाउ मैनी चाइनीज़ वेसल्स आर इन द रीजन, कि कितने वेसल्स जो हैं वो पर्टिकुलर पोर्ट को जा रहे हैं, तो ये सारा डेटा जो है ये प्रोवाइड करते हैं। इट कैन ऑल्सो चेक इफ़ अ वेसल हैज़ चेंज्ड इट्स आइडेंटिटी, अगर वेसल ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली है तो ये सब भी इंफॉर्मेशन के पास रहती है। लॉ इन्फोर्समेंट इश्यूज़ इन अदर कंट्रीज़, है ना, तो ये सब चीज़ें ये देखते हैं। एंड हाउ डज़ IMAC फंक्शंस, तो यही सारी फंक्शनैलिटी भी लिखी हुई है यहाँ पे, कि मतलब जो अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके साथ भी इनके लिंकेजेस रहते हैं, और जो डाटा को क्या करते हैं, कोलेक्ट्स करते हैं, एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स को अलर्ट्स करते हैं रिलेवेंट अथॉरिटीज़ को अगर कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी इनको लगती है, ठीक है। तो 51 नोट्स अक्रॉस द कंट्री रन बाय द नेवी और द कोस्ट गार्ड। देयर आर 46 स्टेशन है कोस्टल रडार चेन के दैट हैव रडार्स, ऑप्टिकल, मेट्रोलॉजिकल सेंसर। वेसल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है 87 स्टेशन पे, है ना। जो 26/11 का अटैक हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था ये सारे वेसल्स को, फॉर ऑल वेसल्स लॉन्गर देन 20 मीटर टू हैव एन AIS, ठीक है। जो AIS मतलब ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए दैट ट्रांसमिट्स इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन इन एडिशंस टू इंटरनेशनल रेगुलेशन। तो ये लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन, ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी बातचीत यहाँ पे की गई हैं, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है। व्हाट मोर्स नीड टू बी डन, तो ये बोला गया कि आफ्टर 26/11 इट वाज क्रिटिकल फॉर इंडिया टू हैव अ रोबस्ट ट्रैकिंग सिस्टम फॉर ऑल फिशिंग वेसल्स। तो IMAC जो थी ये एक आइडियल सोल्यूशन हो गई टू कलेक्ट डेटा, है ना, मल्टीपल रिसोर्सेज से। एक तरह से इन्होंने एक वन ट्रांसपॉन्डर का काम किया। और अभी ये बोला जा रहा है कि इसरो भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा है कि वो एक फिशिंग वेसल की जो ट्रैकिंग है उसको ट्रैक करने के लिए एक सोल्यूशन मतलब वो डेवलप करे कुछ ओवर द लास्ट 1 decade। एंड सर्टनली आर फिशरमैन बोट इंटीग्रेशन विद IMAC विल गार्ड, है ना। अगर मतलब जो हमारे फिशरमैन की बोट्स हैं उनको IMAC के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये होगा। जो गुजरात महाराष्ट्र के जो वनरेबल हैं फिशरमैन, है ना, तो वो ल्यूट नहीं होंगे, वो टैम्प्ट नहीं होंगे, मतलब इधर उधर ट्रैप नहीं होंगे। तो ये है इम्पॉर्टेंट चीज़। 26/11 में लश्कर ए तोयबा के जो टेररिस्ट थे तो वही मतलब उन्होंने एंटर किया था थ्रू सी यूजिंग इनफ्लैटेबल स्पीड बोट्स, है ना। तो ये तब से ही ये सेटअप हुआ था जो अटैक हुआ था, मुंबई टेरर अटैक। प्राइम मिनिस्टर टू रिव्यू वैक्सीन कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे 2 विजिट हैं, सेट टू विजिट 3 cities टुडे। और एक तो सीरम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर है बाई डोजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाएंगे हैदराबाद में 3:50 PM और अहमदाबाद में कहाँ पे जो जाइडस है, जाइडस क्या है, जाइडस बायोटेक पार्क जो कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड है, तो यहाँ पे भी वो देखेंगे कि वैक्सीन में मतलब किस तरीके से काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये ड्रिफ्ट इन द इंडियन ओशन, तो यहाँ पे बस इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताया है। ये कौन है, राइट एज अ फॉर्मर रियर एडमिरल इन द नेवी राजा मेनन। और यही बोला गया कि जो जॉइंट एक्सरसाइज है ट्रिकोनमाली सीरीज़ की जो थी 28 शिप जब गैदर्ड हुई थी तो उसी को ही देवर देन कॉल्ड एज द मालाबार सीरीज़, और नाउ उनको क्या बोला जाता है, क्वाड एक्सरसाइज बोला जाता है। तो इसको क्या होना चाहिए, सीरियसली लिया जाना चाहिए और इसको मिलिट्री हेफ्ट की भी ज़रूरत है, नॉट डिजिलिट्री नेवल एक्सरसाइजेस, है ना। मिलिट्री की भी ज़रूरत है यहाँ पे। देन ये जो है गॉड्स ओन गोल, तो ये मैराडोना जो थे अर्जेंटीनियन फुटबॉलर, तो ही रिसेंटली डाइड। और हैंड ऑफ गॉड भी एक मतलब एक एग्जाम्पल था यहाँ पे, एक एथिकल इश्यूज इसमें आता था हैंड ऑफ गॉड इशू में, क्योंकि जब इन्होंने गोल किया था तो ये बोला गया था, मतलब रेफरी ने पहले तो कैंसिल कर दिया था कि इनका हैंड टच हुआ है, उसके बाद फिर जब कैमरा वगैरह मतलब कुछ था नहीं, ध्यान नहीं दिया गया, तो ये बोला गया कि जो गोल था वो उसमें थोड़ा सा इनका
हाथ, इनका जो सर है या हाथ है वो था, और साथ में जो भगवान का हाथ है वो था, तो हैंड ऑफ गोल इसको बोला, हैंड ऑफ गॉड बोला गया था, है ना। तो ये अर्जेंटीनियन फुटबॉल प्लेयर ही डाइड, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो मैक्सिको में जो सीरीज़ हुई थी 1986 की, तो यहाँ पे इन्होंने जीता था, इन्हीं की वजह से वो जीते थे, है ना, अर्जेंटीना। देन रीचिंग आउट में जो है आर्टिकल, तो ये बोला है कि दिल्ली डज वेल टू रन इट्स अटेंशन टू टास्क ऑफ डिप्लोमेसी नेबरहुड, देयर कैन बी हाई कॉस्ट ऑफ निगलेक्ट। तो अभी आपको पता है कि कोइंसिडेंटली जो हमारे इंडिया के टॉप ऑफिशियल हैं, टॉप ऑफिशियल में 3 टॉप ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, जो नेबरिंग कंट्रीज़ में अभी टूर कर रहे हैं एट द सेम टाइम, है ना। लेकिन जो विजिट्स है अलग अलग जगह पे हैं उनकी। जैसे अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो सेशल्स में हैं। इससे पहले वो बहरीन और यूएई गए थे, ठीक है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए जो है अजीत के डोवाल, तो वो कहाँ पे, श्रीलंका। और जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला है वो नेपाल की विजिट पे थे। और नेपाल में आपको पता है 3 और लोग भी गए थे, हमारे टॉप ऑफिशियल ही थे वो, एजेंसी के, है ना, खुफिया मतलब रॉ के और ये सब। और चाइना ने भी अपनी साइड से जो है नेपाल और इन सारे रीजन में अपने उनको भेजा है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर को भेजा है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी विजिट्स, इंडिया के रिलेशनशिप इन कंट्रीज़ के साथ। द रीजन नीड अर्जेंट अटेंशन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। अगर बात करें तो फॉरेन सेक्रेटरी हैज़ ऑल्सो मेड ट्रिप्स टू ढाका एंड माले, तो ढाका एंड माले में भी गए थे श्रृंगला। दिस कंसंट्रेट आउटरीच एट द हाईएस्ट लेवल्स कम्स एट अ टाइम, जब हमारे इंडिया और चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो वहाँ पे सिचुएशन इतनी सही नहीं है, और चाइनीज़ आर्मी की तरफ से डिसरप्शन होता रहता है। मिलिट्री इक्वेशन लद्दाख में है, वो लगातार चलता जा रहा है। तो ये बोला गया कि इट वाज एक्चुअली इन द साउथ एशियन वाइडर इंडियन ओशन रीजन, नाउ ऑल्सो नोन एज द इंडो पैसिफिक, वेयर द राइवलरी बिटवीन एशियाज 2 बिगेस्ट पावर वाज प्लेइंग आउट। और दिल्ली ने क्या किया, मतलब इतने टाइम से जो रीजन है वहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अभी जो है from these capitals there is now a different view of Indian influence in the region from that what it was in decade ago, especially when some of decision taken in Delhi seem to go against their interest, है ना। तो ये चीज़ भी बोली गई है कि अगर हम बात करें ढाका की, क्योंकि जैसे हमने अपने इंडिया में से कोई डिसीजन लिए हैं, लॉ पास कराए हैं, जैसे सिटीजनशिप लॉ था, तो उससे ढाका बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा आपत्ति थी। उसी तरह से जो हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, तो नेपाल को उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई थी, जिसने मैप एडवेंचरिज्म जो कर लिया था, है ना, कि हमारे जो 3 रीजन है उनको अपने पॉलिटिकल मैप में दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हुई। और इससे ये पता चलता है कि जो पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स होते हैं दिल्ली में, तो ये बोला है कि दे आर समटाइम्स अनेबल टू जॉइन द एमर्जिंग डॉट्स इन द रीजन, है ना। तो वो ये सब कनेक्ट नहीं कर पाते उनको। और फिर अगर हम बात करें तो एक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और मालदीव ने एक डिफेंस ट्रीटी साइन की, है ना, यूएस के साथ इंडियन ओशियन को लेके। और माइक पॉम्पियो ने जब वो कोलंबो गए थे, तो उन्होंने डायरेक्टली चाइना को भी वार्न किया था कि श्रीलंका में उनको जो है एक तरह से क्या कर रहा है, बीजिंग उसको डेट ट्रैप बना रहा है, तो श्रीलंका उनसे हेल्प ज़्यादा ना ले। तो ये सारे एक पॉजिटिव साइन थे इंडिया के लिए भी। और अभी जो श्रृंगला की विज़िट है काठमांडू, तो ये बोल रहे हैं कि बायलैटरल टाइज़ हमारे दोनों के बीच में काफ़ी बेहतरीन हो, है ना, वर्क क्योंकि प्रोग्रेस में है। और जो ट्रिलेटरल मीटिंग में श्रीलंका में और जो मालदीव में कोलंबो में जो डोभाल का पार्टिसिपेशन है, वो भी हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। एंड जो फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट थी मालदीवियन कैपिटल शुड हेल्प ट्रेड दैट दिल्ली हैज़ अ फ्रेंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग द क्लोजेस्ट नेबर। तो क्लोजेस्ट नेबर के साथ साथ हम फ्रेंड भी हैं आपस में, है ना। तो ये भी है। टॉक टू द फार्मर, तो फार्मर्स का आपको पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार। विंड्स फ्रॉम पंजाब, तो ये भी फार्मर्स के प्रोटेस्ट से ही रिलेटेड आर्टिकल है। तो ये बोला गया है कि अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें, तो ये मतलब क्या होते हैं, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा पुश किए जाते हैं, तब जाके इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पे 3 जो सेंट्रल फार्म लॉस थे, तो अगर ये मतलब इसका अपोजिट थे। अपोजिट कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है, उन्होंने एक तरह से इनको पास कर दिया। एंड दिस गवर्नमेंट हाउ एवर क्लेवरली कॉट ऑफ गार्ड बाय द प्रोटेस्ट माउंटेड बाय फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेनली जो है पंजाब और हरियाणा में ही हो रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फार्मर मूवमेंट्स इन द पास्ट, अगर वो चंपारण को ले लें, खेड़ा सत्याग्रह को, बारदोली को, या फिर महेंद्र सिंह टिकैत बोट क्लब रैलीज हैं, तो ये लोकलाइज्ड अफेयर थे, है ना। और सबसे पहले तो अभी जो करंट गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, तो उन्होंने इन्हें क्या प्रोजेक्ट कर दिया है कि ये साफ साफ प्योरली ये क्या है, एजिटेशन किसके द्वारा किए जा रहे हैं, ये अपोजिशन स्पॉन्सर्ड हैं, कि
कि अपोजिशन क्या कर रहे हैं, फार्मर्स को मिसलीड कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट है वो फोर्स का यूज़ कर रही है, वहाँ पे टीयर गैसेस जो हैं और वाटर कैनन्स हैं, है ना, वो सब चीज़ें की जा रही हैं, प्रिवेंटिव अरेस्ट किए जा रहे हैं टू स्टॉप द फार्मर्स फ्रॉम एंटरिंग द नेशनल कैपिटल। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उनको वो नहीं आ पा रहे हैं दिल्ली में। सो द फॉल्ट इन दिस होल एपिसोड ये बोल रहे हैं कि रिफॉर्म को लेके मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है, जितना कि ये है कि किस तरीके से जो तरीका था, द वे द फार्म लॉज वर पास्ड एंड द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ कम्युनिकेशन, कि मतलब उन्होंने ज़्यादा डिबेट और कुछ किया ही नहीं, इस पर कम्युनिकेशन नहीं किया और सीधा सीधा पास कर दिए, है ना, ऑफ द 3 पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन। तो ये चीज़ बोला गया है। और गवर्नमेंट की जो पावर है टू इम्पोज स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स ऑन फूड स्टफ एक्सेप्ट अंडर एक्स्ट्रॉर्डनरी इंक्रीज सिचुएशन, तो ये सब चीज़ें भी जो थी इसमें से फार्मर्स को दिक्कत हो रही है काफ़ी। एपीएमसी कमिटीज़ जो हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, मंडीज इन फार्म प्रोड्यूसिंग ट्रेडिंग, वन एंडिंग द मोनोपोली ऑफ एग्रीकल्चर। तो लेकिन ये बोला गया कि पंजाब और हरियाणा ऐसे 2 स्टेट्स हैं वेर एपीएमसी फॉर ऑल देयर लेवीज एंड डोमिनेंस बाय मार्केट इंटरमीडिएटरीज, है ना, तो उसमें इसका इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जहाँ मेजरली प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एंड मोदी गवर्नमेंट डिड ट्राई टू असेस दीज फेयर्स बट द हेस्टी पैसेज ऑफ द बिल्स विद लिटिल डिबेट इनसाइड और आउटसाइड पार्लियामेंट हार्डली हेल्प। तो यही सब चीज़ें बोली हैं, और इनमें हमने और सारे मतलब काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे जो हमने ऑलरेडी रीड कर दिए थे, मतलब पहले ही पढ़े हुए थे, तो इतना ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, है ना। वैसे पूरा ही पढ़ लिया है कि अभी जो है सरकार को देखना होगा कि मतलब फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट हैं मे नॉट बी पॉलिटिकल, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा जो सरकार के जो फ्यूचर के जो रिफॉर्म प्लान्स हैं वो डिरेल हो सकते हैं, और उनमें काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ सकती हैं, डिले हो सकते हैं। अभी जैसे उनको जैसे यूरिया प्राइस है तो उसको कंट्रोल करने की बात की गई थी, रिप्लेसिंग एमएसपीज, ओपन एंडेड क्रॉप प्रोक्योरमेंट विद डायरेक्ट फार्म इनकम सपोर्ट, है ना। तो ये सारे लॉज जो हैं इनको रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक वो फार्मर से डायरेक्टली इंगेज नहीं करेंगे, फार्मर कम्युनिटी से उनको कंस्ट्रक्टिवली इंगेजमेंट करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू सेशल्स होल्ड्स प्रायोरिटी फॉर इंडिया इन कोविड फाइट। ठीक है, तो सेशल्स के प्रेसिडेंट को यहाँ पे थैंक बोला है जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। तो न्यूली इलेक्टेड इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट हैं विविल राम कलावन। ठीक है, तो विविल राम कलावन अगर आ जाता है कहाँ के प्रेसिडेंट है, तो है सेशल्स के, और नवंबर 25-26 को ये यूएई से मतलब यहाँ पे इन्होंने विजिट किया, और इन्होंने बोला कि बोथ अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर। ठीक है, जब नेबरहुड की बात आती है नेबरहुड फर्स्ट की, तो सागर भी हमारा एक डॉक्ट्रिन है नेबरहुड को ही लेके, तो ये हम काफ़ी दोनों ही बेहतरीन काम कर रहे हैं इसको लेके सेशल्स। ठीक है, देन इंडिया नेपाल ऑन सेम पेज शेयर सेम विजन, श्रृंगला ने भी ये बोला है कि जैसे हमारी एस्पिरेशन है इंडिया की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो उसी तरह से नेपाल का भी गोल क्या है, समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाल। तो ये सारे दोनों ही कंपैटिबल हैं। और जो रिसेंट ईयर की बात करें, जो रिलेशनशिप है, न्यू मोमेंटम है एक है, वो इंडिया और नेपाल के लिए, है ना, फंडामेंटल टू आवर नेबरहुड फर्स्ट अप्रोच, और नेपाल की जो प्रायोरिटी है उसके तहत ही हम काम करेंगे। ये सारी चीज़ें एश्योरेंस देना नेपाल को ज़रूरत भी थी, क्योंकि नेपाल बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड है चाइना से, है ना। वहाँ के जो डिप्लोमेट हैं वो उनको बिल्कुल ही मतलब ब्रेन वॉश कर देते हैं, और फिर वो इधर उधर की स्टेटमेंट देते हैं इंडिया के अगेंस्ट, या फिर अपना जो पॉलिटिकल मैप है उसको ही चेंज कर देते हैं। जीडीपी श्रिंक्स 7.5% इन Q2, मैन्युफैक्चरिंग पिक्स अप, सर्विसेज सेक्टर वर्स्ट हिट। ठीक है, तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था, और बाकी के जो न्यूज़ आर्टिकल हैं वो अलग से आर्टिकल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कुछ आर्टिकल। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।